द लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज। इसका नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। ये सीरीज़ काफ़ी पॉपुलर हो गई है जब से आई है। आज हम इसका एनिमे तो नहीं, लेकिन इसकी एक मानहवा एक्सप्लेन करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है जो मिंग्रोय से। एक रात उसको अचानक बहुत तेज हेडेक होता है। दर्द इतना ज्यादा होता है कि उसको लगता है जैसे कोई शार्प चाकू सिर के अंदर घुसा रहा हो। एंड उसके दिमाग में ख्याल आता है कि ये हेडेक इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, कहीं ये ब्रेन हेमरेज तो नहीं। मैं इतनी यंग एज में मरना नहीं चाहता, मुझे जल्दी उठना चाहिए। और फिर वो फाइनली उठ गया है, लेकिन उसको कुछ अजीब लगता है क्योंकि पेन अभी भी गायब नहीं हुआ। और वो कंफ्यूज है कि इस हालत में वापस कैसे सो सकेगा। वो सोचता है कि शायद कल उसे एक सिक लीव लेना पड़ेगा काम से। लेकिन जब वो आसपास देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि कुछ चीजें बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं लग रही। एक डेस्क जो उसने पहले कभी नहीं देखा, एक रूम जो उसका नहीं है। और जब वो खिड़की के बाहर देखता है तो एक स्ट्रेंज रेड मून चमक रहा है। शॉक के इस मोमेंट में वो अपनी रिफ्लेक्शन देख लेता है, एक ऐसे चेहरे के साथ जो उसका नहीं है। और उसके मुंह से बस एक बात निकलती है, क्या मैं सच में ट्रांसमाइग्रेट हो गया हूँ? वो कहता है कि मैंने ऐसी बहुत सी नॉवल पढ़ी है जिसमें ऐसा होता, लेकिन उसे नहीं लगा था कि कभी वो भी कभी ट्रांसमाइग्रेट कर पाएगा। और खुद को काम डाउन करते हुए सोचने लगता है कि ये किस वजह से हो सकता है कि वो किसी दूसरी दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हो गया। और याद करता है तो जब वो अपनी दुनिया में था तब रिसेंटली वो थोड़ा अनलकी फील कर रहा था, इसलिए एक स्ट्रीट वेंडर से एक बुक खरीदी। और सोचता है कि शायद वही बुक में जो लक एनहेंसमेंट रिचुअल था, कहीं उसकी वजह से मैं दूसरी दुनिया में तो नहीं आ गया। और बताता है कि उसने कुछ मंत्र बोले और किताब के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए उसने अपने रूम के चारों कॉर्नर्स में स्टेपल फूड रखा और एक लक एनहेंसमेंट रिचुअल परफॉर्म किया। लेकिन तभी उसको कुछ और भी दिखने लगता है और सोचता है कि ये किसकी यादें हैं। असल में यही उस लड़के की यादें हैं जिसकी बॉडी में जो मिंग्रोय अभी है। यानी ये यादें इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर की थी। ये ओनर था क्लाइन मोरेटी, जो को अभी उसकी बचपन की यादें देख रहा होता है। उसे आगे पता चलता है कि क्लाइन मोरेटी एक नागरिक है उत्तर महाद्वीप के लोन किंगडम का, जो आवा काउंटी के टिंगन शहर में रहता है। उसके पिता इंपीरियल आर्मी में सर्जन थे, लेकिन दक्षिण महाद्वीप के कॉलोनियल युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। आर्मी से मिली पेंशन की वजह से क्लाइन को एक प्राइवेट ग्रामर स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। उसकी माँ एवरनाइट गॉडेस की भक्त थी, लेकिन वो उसी साल गुजर गई जब क्लाइन ने खॉय यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम पास किया था। अभी क्लाइन अपने बड़े भाई और छोटी बहन के साथ एक 2 कमरे वाले अपार्टमेंट में रहता है। हिस्ट्री ग्रेजुएट होने के नाते क्लाइन को प्राचीन फेसैक भाषा अच्छे से आती है, जो उत्तर महाद्वीप की सभी भाषाओं की मूल भाषा मानी जाती है। इसके अलावा उसको हर्मिस भाषा भी आती है, जो प्रार्थना और बलि के समय यूज होती है और ज़्यादातर प्राचीन कब्रों में लिखी मिलती है। हर्मिस लैंग्वेज का सुन के जो चौंकता है और उसकी नज़र डेस्क पे जाती है जहाँ एक बुक खुली हुई है। वो जाकर देखता है कि उस बुक में लिखा है एवरीवन विल डाई इंक्लूडिंग मी। एंड जब जो अपने हाथों से उस बुक को छूने जाता है तो उस बुक में लाल निशाने आने लगते हैं और सोचता है कि मेरे हाथ इतने गंदे क्यों हैं। जब वो ध्यान से अपना हाथ देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो ब्लड है। और वो मिरर में जाकर देखता है कि उसके हेड पे एक बुलेट का घाव है। और यहीं चैप्टर 1 खत्म होता है। चैप्टर 2 वो अपने सिर में बुलेट के घाव देखकर कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, और आगे कहता है कि कोई भी ऐसे इंजरी के साथ सरवाइव नहीं कर सकता। उसके सिर के आर पार बुलेट गई है तो हाँ, उसे जिंदा तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो ध्यान से देखता है कि ये घाव आधा ऑलरेडी हील हो चुका है अपने आप। एक पल के लिए तो उसे लगता है कि वो खुद ये सब इमेजिन कर रहा है, लेकिन उसे भी सब समझ आता है कि ये सच है और वो जिंदा है। और सोचने लगता है कि कहीं ये हीलिंग इफेक्ट तो नहीं जो ट्रांसमाइग्रेशन के प्रोसेस की वजह से हुआ हो, जिससे उसके ये घाव हील हो रहे हैं। और बाद में वो सोचने लगता है कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसके हेड पे बुलेट का निशान है। और जब वो डेस्क पे पड़ी गन को देखता है तो पता चलता है कि एक बुलेट मिसिंग है। जब वो नीचे देखता है तब वही मिसिंग बुलेट उसे दिखती है, जिससे उसे पता लगता है कि इसी की वजह से ये घाव आया है। और सोचने लगता है कि ये इसी बुलेट की वजह से ही हुआ होगा। लेकिन क्या ये सुसाइड था या एक मर्डर? अगर ये सुसाइड होता तो क्लाइन की फैमिली काफ़ी गरीब है, वो इस गन को खरीद ही नहीं सकता।
लेकिन अगर ये मर्डर है तो उस मर्डरर का गोल क्या हो सकता है, क्योंकि क्लाइन एक पुअर लोअर क्लास हिस्ट्री ग्रेजुएट है, वो किसी का क्या बिगाड़ सकता है। और ये सब सोचने के बाद वो अपना मुंह धोने लगता है और बाकी नीचे जो गिरे हुए ब्लड के निशान थे उन्हें भी साफ कर लिया ताकि क्लाइन की बहन मेलिसा देख ना ले। जब वो फिर से गन चेक कर रहा होता है तभी पीछे से क्लाइन की सिस्टर मेलिसा आ जाती है और वो जल्दी से उस गन को पीछे छुपाते हुए कहता है, मेलिसा तुम फिर जल्दी उठ गई, हमेशा की तरह। क्लाइन बहाना बनाते हुए कहता है कि वो बस पापा की घड़ी चलाने की कोशिश कर रहा था। मेलिसा उसे अजीब सा लुक देती है और आगे कहती है वो मुझे दो। एक पल के लिए तो क्लाइन को लगता है कि उसे रिवॉल्वर के बारे में पता चल गया, लेकिन वो तो उस वॉच की बात कर रही थी। मेलिसा आगे कहती है, पापा की पॉकेट वॉच को मैं ही फिक्स करूं तो बेस्ट रहेगा। और फिर जो बताता है कि मेलिसा मोरेट्टी 16 साल की, मोरेट्टी फैमिली की छोटी बेटी, वो टेंजन टेक्निकल स्कूल के स्टीम और मशीनरी डिपार्टमेंट में स्टूडेंट है। उसका सपना है एक स्टीम मैकेनिक बनना। वो आगे कहता है कि क्लाइन की छोटी बहन बिल्कुल वैसे ही है जैसे उसने अपनी यादों में देखी थी। इतना कहने के बाद मेलिसा कहती है डन, और उसने ये वॉच फिक्स कर दी। थोड़ी देर बाद मेलिसा उसे ब्रेकफास्ट देते हुए कहती है, क्लाइन आज कुछ फ्रेश ब्रेड खरीदना मत भूलना, मीट और पीस भी। और क्लाइन को बताती है कि आज उसका इंटरव्यू भी होने वाला है। आगे कहती है ब्रेड लाना मत भूलना, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो सोचता है कि स्टैपल फूड लेने के बहाने से फिर से वो लक एनहेंसमेंट रिचुअल करके अपनी दुनिया में वापस जा पाएगा। फिर वो कुछ ढूंढने लगता है, पहले डेस्क पे और फिर बेड पे, और उसे फाइनली वो मिल जाता है जो ढूंढ रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है एक बाज़ार में जहाँ काफ़ी स्ट्रीट वेंडर्स थे। कुछ लोग सूप या रोस्टेड फिश बेच रहे थे और कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स जो अभी फार्म से लाए गए लग रहे थे। ये सब क्लाइन ऑब्जर्व करते हुए जा रहा होता है। ये सब देखकर क्लाइन कहता है, मुझे लगता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस वर्ल्ड में हैं। लोअर क्लास के लोगों द्वारा यूज़ किए जाने वाले मार्केट्स हमेशा लाइवली ही होंगे। और वो अपने पॉकेट में से कुछ पैसे निकालता है और कहता है कि तो इतने ही पैसे हैं जो बेंसन यानी उसके बड़े भाई ने सेव कर रखे थे। और खुश होते हुए कहता है, ये मैटर नहीं करता कि तुम किस दुनिया में हो, हर जगह ये मनी अच्छा और क्यूट ही लगता है। लेकिन दूसरे ही पल वो सोचता है, इवन दो मैं ट्रांसमाइग्रेट हुआ हूँ तब भी मैं इस दुनिया में भी गरीब ही हूँ। वैसे भी ट्रांसमाइग्रेशन गारंटी नहीं देता कि तुम रिच बन जाओगे। और वो आगे कहता है, खैर चलो स्टेपल फूड लेने चलते हैं ताकि मैं फिर लक एनहांसमेंट रिचुअल करके अपनी दुनिया में वापस जा सकूं। फिर वो एक बेकरी शॉप पे पहुंचता है जहां एक औरत उससे पूछती है, बेंसन कहाँ है, वो अभी तक वापस नहीं आया क्या? और आगे कहती है कि क्लाइन का भाई वो सच में बहुत हार्ड वर्किंग यंग मैन है, मुझे यकीन है कि वो जल्दी ही अच्छी शादी कर सकेगा। लेकिन तुमने भी स्कूल ख़त्म कर लिया है और अब तुम खोई यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में ग्रेजुएट हो चुके हो और तुम जल्दी ही पैसा कमाना स्टार्ट कर सकोगे। इसलिए तुम्हें अब उस तरह के अपार्टमेंट में नहीं रहना चाहिए। तुम्हें कम से कम ऐसा जगह ढूंढनी चाहिए जहां तुम्हारा अपना बाथरूम हो। एंड ये सुन के क्लाइन कहता है, आज आप बहुत लाइवली यंग लेडी लग रही हो। और अपने मन में सोचता है, अभी जो मेमोरीज मेरे पास बिखरी हुई है मैं इस अपकमिंग जॉब इंटरव्यू को हैंडल नहीं कर पाऊंगा और मुझे फिर से अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। मेरे फ्रेंड्स और मेरी ज़िंदगी वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। फिर वो सब सामान खरीद के बाहर आता है जहाँ एक आदमी जोकर का कॉस्ट्यूम पहने कह रहा होता है कि सर्कस में कल एक शो होने वाला है, और वो क्लाइन को भी एक टेम्पलेट दे देता है और मनी मन कहता है मेलिसा को ये पसंद आएगा। तभी पीछे से उसे एक लड़की आवाज़ लगाती है और कहती है, क्या आप अपना फॉर्ट्यून जानना चाहेंगे? फॉर्च्यून सुन के क्लाइन पीछे पलटता है और उसे मना कर देता है, लेकिन वो लड़की उसे रोकते हुए कहती है, लेकिन मेरा टैरो डिविनेशन बहुत एक्यूरेट है। ये सुन के क्लाइन चौंकता है, रुको, क्या उसने भी टैरो कहा? ये प्रोनाउंस करने का तरीका लगभग वही है जो अर्थ पर होता है। फिर वो उस लड़की से कहता है, अगर ये सस्ता हुआ तो मैं ट्राई करूँगा। वो लड़की कहती है, सर आप फर्स्ट कस्टमर हैं इसलिए ये बिल्कुल फ्री है। और वो अंदर आता है, टेबल पे बैठता है और सोचता है, द मैजिशियन, द एम्परर, टेम्परांस, द हैंग्ड मैन। इवन कार्ड्स खुद भी अर्थ जैसे हैं, बिल्कुल वही सिंबल्स और नाम। फिर वो लड़की उसे कार्ड्स देते हुए कहती है, ये कार्ड्स शफल करने के बाद बीच से दो हिस्सों में बांटो और फिर जोड़ दो।
वो कार्ड्स को लेने से पहले क्लाइंट कहता है, जस्ट टू डबल चेक, ये एकदम फ्री है ना, नो एक्स्ट्रा फीस? वो लड़की कहती है हाँ, एकदम फ्री है, और क्लाइंट उन कार्ड्स को शफल कर देता है। वो लड़की उससे पूछती है, किस तरह का भविष्य देखना चाहोगे? क्लाइंट कहता है, मैं मेरा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखना चाहूँगा। वो लड़की कहती है, द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो प्लीज़ इन कार्ड्स को फिर से शफल करो। कार्ड्स तभी सही जवाब देंगे जब पहले तुम सोच लो कि क्या पूछना है और फिर उसके बाद शफल करो। ये सुनकर क्लाइंट थोड़ा चिढ़ जाता है और कहता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? क्या इतना छोटा मन होना ज़रूरी है? मैं तो बस कंफर्म करना चाहता था कि ये 100% फ्री है, इसमें गलत क्या है? फिर वो कहता है, मैंने शफल कर लिया है, इस बार कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? लड़की जवाब देती है, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पहला कार्ड निकालते हुए कहती है, ये तुम्हारा पास्ट रिप्रेजेंट करता है, दूसरा प्रेजेंट और तीसरा फ्यूचर। वो क्लाइंट से पूछती है, पहले कौन सा देखना चाहोगे? क्लाइंट जवाब देता है, मैं प्रेजेंट वाला कार्ड देखूंगा। वो कार्ड निकलता है द फूल का। ये देखकर क्लाइंट चौंक जाता है और मन में सोचता है, द फूल, वो टैरो कार्ड जिसका नंबर 0 है। अगर मुझे सही से याद है तो ये किसी तरह की शुरुआत को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इस केस में इसका क्या मतलब है? एक शुरुआत जो अनंत पॉसिबिलिटीज में फैलती है। लड़की जब उस कार्ड का मतलब समझाने ही वाली होती है कि तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है, तुमने फिर से मेरी जगह ले ली, जल्दी यहाँ से निकलो, और याद रखना कि तुम सिर्फ एक एनिमल ट्रेनर हो। और वो उसे वहाँ से भगा देती है। फिर असली फॉर्च्यून टेलर क्लाइंट के पास आती है और पूछती है, तो क्या हम कंटिन्यू करें? क्लाइंट कहता है, अगर ये फ्री है तो, लेकिन वो मना कर देती है। ये सुनकर क्लाइंट वहाँ से निकल जाता है और सोचता है, ये अभी क्या हुआ? एक एनिमल ट्रेनर मेरा फॉर्च्यून बता रही थी। फिर कहता है, कम से कम मैंने मेलिसा के लिए जो चीज़ें लानी थी वो तो खरीद ली। एंड फिर वो घर आता है जहां उसने लक एनहांसमेंट रिचुअल के मंत्र का ट्रांसलेशन कर लिया था। हर्मन लैंग्वेज मुश्किल थी, इसलिए उसने इसे फेसैक और लोएन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। अब वो रिचुअल ट्राई करने वाला होता है। वो ब्रेड को अब चारों तरफ रख देता है जैसे शुरुआत में किया था। फिर वो वही मंत्र बोलने लगता है और सोचता है, क्या मैं वापस जा पाऊंगा? लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। उसका सिर बहुत तेज दर्द करने लगता है। दर्द में वो कहता है, मेरा सिर लगता है फट जाएगा, और बेहोश होने से पहले आखिरी बार कहता है, शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए था। और यहीं ये चैप्टर खत्म होता है। हमने अभी तक टोटल 5 चैप्टर्स एक्सप्लेन किए हैं। अगर इस वीडियो को 30 लाइक मिले तो अगली बार मैं सीधा 10 चैप्टर कवर करूंगा। तब तक के लिए बाय।